अस्सलाम वालेकुम। बायोलॉजी 9 चैप्टर नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यू लेक्चर नंबर 6 पार्ट 1। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नेम है रिलेशनशिप बिटवीन द सेल्स फंक्शन एंड सेल स्ट्रक्चर। जैसा कि हमें पता है कि हमारी बॉडी जो है वो बहुत से सेल्स पर मुश्तमिल है, बहुत से सेल से मिलकर बनती है। तो वो सेल के हमारे पास फंक्शन और उस सेल के स्ट्रक्चर के बारे में हमने इस टॉपिक में पढ़ना है कि हमारे पास जो एक सेल होता है ना वो दूसरे सेल से मुख्तलिफ होता है, और वो हमारे पास क्यों मुख्तलिफ है। यानी कि जो हमारे पास एनिमल के सेल हैं या प्लांट के सेल हैं वो हमारे पास एक दूसरे से क्यों मुख्तलिफ हैं, हमने ये इस टॉपिक में पढ़ना है। उसके बाद हमने ये चीज़ पढ़नी है कि उस सेल का स्ट्रक्चर कैसा है जो कि हमारी बॉडी में पाया जाता है और उसका काम क्या है। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं अपने टॉपिक को। कहता है दी बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर मेड ऑफ अ डिफरेंट सेल टाइप्स। कहता है हमारी जो एनिमल की और प्लांट की जो बॉडी है वो मुख्तलिफ सेल्स पर से मिलकर बनती है, ये मुख्तलिफ सेल्स पर मुश्तमिल है। ईच टाइप ऑफ सेल परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन एंड आर कोऑर्डिनेटेड फंक्शंस बिकम द लाइफ प्रोसेसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म। सेल्स ऑफ वन टाइप्स मैनी डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ अदर सेल्स इन द फॉलोइंग रिस्पेक्ट्स। कहते हैं हमारे पास जो एक सेल होता है वो दूसरे सेल से मुख्तलिफ होता है और हर सेल का अपना अपना स्पेसिफिक काम होता है जिसकी बदौलत वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, राब्ता करते हैं और एक निज़ाम चलता है। तो हमारे पास कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिसकी बेस पर जिसके अंदर उन्होंने बताया हुआ है कि ऐसे सेल जो कि हमारे पास बॉडी में पाए जाते हैं उनका स्ट्रक्चर क्या है और उनका बाकायदा तौर पर काम क्या है। तो वो हम पढ़ लेते हैं। पहला जो हमारे पास वो कहते हैं साइज एंड शेप। हमने ये बात पढ़ी थी कि एक सेल जो है हमारी बॉडी में वो दूसरे सेल से मुख्तलिफ होता है। अब वो मुख्तलिफ जो हमारे पास सेल है वो किस लिहाज से है, ये सारा हमने इस टॉपिक में पढ़ना है। और वो क्या काम करता है सेल, ये भी हमने इस टॉपिक में पढ़ना है। तो स्टार्ट कर लेते हैं साइज एंड शेप। Red blood cells are round to accommodate globular hemoglobin। कहता है हमारे पास जो रेड ब्लड सेल है जिसे आप RBC SB बोलते हो, कहते हैं ये हमारे पास राउंड शेप होता है, ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, गोल होते हैं। हीमोग्लोबिन हमारे पास एक प्रोटीन है जो कि हमारे रेड ब्लड सेल को रेड कलर देती है और ऑक्सीजन को कैरी करती है और कैरी करके ये मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स तक लेकर जाती है विद द हेल्प ऑफ ब्लड। उसके बाद इसका दूसरा पॉइंट है हमारे पास नर्व सेल्स आर लॉन्ग। नर्व सेल हमारे पास लॉन्ग होते हैं और ये ट्रांसमिशन करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं नर्व इम्पल्सिस को थ्रू आउट दी बॉडी। हमारे पास जो नर्व इम्पल्सिस हैं ये हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी में फैली हुई हैं जो कि हमारे पास रिस्पॉन्स काज करती हैं। अब प्लांट में हमारे पास एक सेल पाया जाता है जाइलम सेल जो कि हमारे पास क्या करता है, वाटर की कंडक्शन कराता है, वाटर को मूव कराता है रूट से लीफ तक। तो इसका हमारे पास स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, ट्यूब लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है। ये थिक वाल्ड होते हैं जो कि कंडक्शन करते हैं वाटर को और ये सपोर्ट देते हैं। जाइलम सेल आर ट्यूब लाइक एंड हैव थिक वाल्ड फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड सपोर्ट। अब जो हमारे पास दूसरा पॉइंट है वो है सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो। कहते हैं जैसा हमारे पास सरफेस एरिया बड़ा होगा उतनी जल्दी ये ज़्यादा काम परफॉर्म करेंगे और जितना सरफेस एरिया कम होगा और सेल हमारा उतना ही काम लेट परफॉर्म करेंगे। इसमें एग्जांपल उन्होंने दी हुई है हमारे पास रूट हेयर्स की। कहते हैं रूट हेयर सेल हैव लार्ज सरफेस एरिया फॉर द मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। कहता है रूट हेयर के पास बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया होता है कि वो वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा अब्जॉर्ब कर सकें और साल्ट को। प्रेजेंस एंड और एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनेली। हमारे पास एक सेल में ऑर्गेनेली एब्सेंट होती हैं और एक सेल में ऑर्गेनेली अगर हमारे पास प्रेजेंट है तो ये कैसे एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ये कैसे मुख्तलिफ होते हैं। तो जितने भी हमारे पास जो सेल हैं जो कि सेक्रेशन करते हैं, सक्रीट करते हैं, सक्रीटरी प्रोडक्ट बनाते हैं या प्रोसेस करते हैं, तो वो उनमें हमारे पास जो सबसे पहले आता है वो है हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी एपरेटस। मैंने प्रीवियस ऑर्गेनेलिज में ये बाकायदा तरीके से और प्रॉपर बात बताई हुई है। कहते हैं सेल इन्वॉल्व इन मैनी सेक्रेशंस हैव मोर कम्प्लेक्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी एपरेटस। द सेल इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस हैव क्लोरोप्लास्ट। जो सेल हमारे पास फोटोसिंथेसिस करते हैं उनके पास क्लोरोफिल होना बहुत ही ज़रूरी। अब आगे बच्चे हमने एक चीज़ पढ़नी है कि हमारे पास जो सेल्स हैं
जो इंडिविजुअल सेल है जब वो कंट्रीब्यूट करते हैं तो वो कौन सा काम परफॉर्म करते हैं। हमें पता है कि हमारी बॉडी में बहुत से सेल्स पाए जाते हैं, हमने पीछे भी सेल्स पढ़े हैं। तो कहते हैं अगर ये हमारे पास पाए जाते हैं तो हमारे पास कैसे एक होल बॉडी में काम करते हैं और ये कैसे एक मुकम्मल निज़ाम चलाते हैं, कैसे अपने आप को कंट्रीब्यूट करके ये एक पूरा बॉडी में काम सर अंजाम और एक्टिविटी करते हैं, ये हमने पढ़ना है। कहते हैं इंडिविजुअल सेल्स कंट्रीब्यूट इन द फॉलोइंग इन द फंक्शन ऑफ द होल बॉडी। इट कैन बी एक्सप्लेन बाय द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ द सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। कहते हैं हमारे पास एक जो सेल है वो अपने आप को कंट्रीब्यूट करके कैसे अपना काम सर अंजाम देता है और कैसे ये बॉडी का निज़ाम चलाता है, हमने इस टॉपिक में पढ़ना है, इस चीज़ में पढ़ना है। कहते हैं पहले हमारे पास नर्व सेल, तो मैंने आपको बताया था बच्चे जो नर्व सेल है हमारे पास नर्व इम्पल्सिस क्रिएट करता है और ये हमारे पास नर्व इम्पल्सिस क्या करती हैं, कोऑर्डिनेशन करती है, राब्ता करती हैं एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक। तो कहते हैं नर्व सेल्स कॉन्डक्ट नर्व इम्पल्सिस एंड कंट्रीब्यूट इन कोऑर्डिनेशन इन बॉडी। उसके बाद हमारा दूसरा है कहते हैं मसल सेल। अब हमारे पास जहाँ पे भी मसल की बात आती है इसका मतलब है कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन और हमारे पास क्या है मूवमेंट का काम सर अंजाम होता है किससे, मसल से। जब ये सेल हमारे पास मिलते हैं तो मूवमेंट क्रिएट होती है। कहते हैं मसल सेल अंडरगोस कॉन्ट्रैक्शन एंड शेयर देयर रोल इन मूवमेंट्स इन बॉडी। आगे रेड ब्लड सेल, तो मैंने आपको बताया था रेड ब्लड सेल हमारे पास एक हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है, टीन होती है जो कि ब्लड को ऑक्सीजन फ्राहम करता है। तो कहते हैं हमारे पास रेड ब्लड सेल कैरी ऑक्सीजन एंड वाइट ब्लड सेल किल फॉरेन एजेंट्स and so contribute in the role of the blood in transportation and defense। हमारे पास कोई भी बीमारी है ना तो उसको डिफेंड जो करता है वो रेड ब्लड सेल करता है। तो कहता है इस तरह हमारी बॉडी में रेड और वाइट ब्लड सेल मिलकर काम करते हैं। वो रेड ब्लड सेल ऑक्सीजन बनाता है और वो किल करता है वाइट ब्लड सेल जो हमारे पास फॉरेन एजेंट है उसको, ये किसी भी बीमारी या बैक्टीरिया को किल करता है ताकि अच्छे तरीके से काम परफॉर्म हो सके। इस तरह ये मिलकर आपस में काम सर अंजाम देते हैं, यानी कि एक सेल दूसरे सेल के साथ कैसे अपने आप को कंट्रीब्यूट करता है, कैसे काम करता है, ये हमने बाकायदा तरीके से पढ़ना है। उसके बाद जो हमारी स्किन है इसके पास बहुत से काम होते हैं। ये ऐसा रिसेप्टर है जो कि टेम्परेचर को, टच को और पेन को फील करता है। कहते हैं ये भी हमारे पास स्किन के भी सेल्स मिलकर जब काम करते हैं तो वो अपने रिसेप्टर्स के ज़रिए से टेम्परेचर को, टच को और पेन को फील करते हैं और उनके खिलाफ या उनके साथ मिलकर बाकायदा तौर पर काम करते हैं। कहता है सम स्किन सेल एक्ट एज अ फिजिकल बैरियर्स अगेंस्ट द फॉरेन मटेरियल एंड सम आर रिसेप्टर फॉर द टेम्परेचर, टच एंड पेन। कहता है कुछ हमारे पास ऐसे मटेरियल हैं जो कि अगेंस्ट काम करते हैं बैरियर के तौर पर, और कुछ ऐसे हमारे पास स्किन के सेल्स हैं बच्चे जो हमारे पास रिसेप्टर के तौर पर काम करते हैं, जो कि टेम्परेचर को फील करते हैं, टच को फील करते हैं और पेन को फील करते हैं, जो कि हमारे पास स्किन सेल एज ए रिसेप्टर काम करते हैं। उसके बाद कहते हैं द सेल ऑफ द बोन डिपॉजिट कैल्शियम। हमारे पास बोन में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कैल्शियम का, कि हमारे पास कैल्शियम की जो हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन है वो कैसे बोन कंट्रोल करती है और कैसे बोन में जब जाता है कैल्शियम तो क्या बोन को होता है, ये सारा हमने पढ़ना है। कहते हैं द सेल ऑफ द बोन डिपॉजिट कैल्शियम इन द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस टू मेक द बोन टफ। कहते हैं हमारे पास कैल्शियम बोन में डिपॉजिट की जाती है जिसकी वजह से बोन हमारी टफ हो जाती है, स्टिक हो जाती है, स्ट्रेंथ ले लेती है एंड डज कंट्रीब्यूट टू द सपोर्टिंग रोल इन ऑफ बोन। कहता है हमारे पास इस तरीके से जब वो टफ हो जाती है, स्टिक हो जाती है, स्ट्रोंग हो जाती है तो वो हमारे पास मूवमेंट अच्छी तरीके से कर लेती है। तो कैल्शियम का बहुत अहम रोल है कि वो बोन को स्ट्रोंग बनाने में हेल्प आउट करता है और मूवमेंट क्रिएट करता है। तो ये था हमारे पास लेक्चर नंबर 6 जिसमें हमने पढ़ा था। आगे मैं इसका थोड़ा सा पार्ट आपको एक्सप्लेन करके बता देती हूँ कि हमारे पास वो क्या है। कहता है हमारे पास
सेल एज एन ओपन सिस्टम, कि सेल आपके पास कैसे ओपन सिस्टम के तौर पर काम करता है। इसका मतलब ये है कि सेल में कोई भी चीज़ आ भी सकती है और जा भी सकती है। हमारे पास जब बहुत से मुख्तलिफ सेल आपस में मिलते हैं, एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, तो इसके नतीजे में हमारे पास कोई ना कोई प्रोडक्ट्स बनते हैं। अब वो कुछ प्रोडक्ट आप सेलुलर एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल कर लेते हो, और बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि ऑर्गेनेलीज यूज़ कर लेती हैं एज अ बाय प्रोडक्ट्स, और बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको स्टोर कर लिया जाता है बॉडी में। जैसे कि अगर हमारे पास पीछे हमने पढ़ा था कि बोन में कैल्शियम होता है, तो कैल्शियम क्या करता है, बोन को स्ट्रेंथ देता है। अब जब वो स्ट्रेंथ देता है ना, तो बहुत सी ऐसी जो कैल्शियम्स है ना, वो एक्स्ट्रा भी होती हैं बोन के लिए, तो वो बोन क्या कर लेती है, स्टोर कर लेती है, और उसको एज ए जब उसको नीड होती है उसको यूज़ कर लेती है। तो ये हमने इस टॉपिक में पढ़ना है। अ सेल वर्क एज एन ओपन सिस्टम, इट टेक इन सब्सटेंस नीडेड फॉर द मेटाबॉलिक activities through the cell membrane and then perform the metabolic process assigned to it. Product and byproduct are formed by the metabolic cell. Either utilize the product for or export them to other cells, and byproduct are either stored and are excreted out of the cell. कहते हैं कुछ ऐसे जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि हमारे पास सब्सटेंस की केमिकल रिएक्शन से बनते हैं, जो कि सेलुलर एक्टिविटीज़ के ज़रिए से बनते हैं, वो कुछ यूज़ हो जाता है, कुछ को ऑर्गेनेलीज यूज़ कर लेती हैं, कुछ ऐसे आपके पास स्टोर हो जाते हैं, और कुछ जो ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको आपकी बॉडी से सेल क्या कर देता है, एक्सक्रीट कर लेता है। तो इस ज़रिए से हमारे पास जो सेल है वो ओपन सिस्टम काम करता है कि वो बहुत से मटीरियल को अपने अंदर आने भी देता है, और बहुत से मटीरियल को स्टोर भी करता है, बहुत से मटीरियल को यूटिलाइज भी करता है, और बहुत से मटीरियल्स को वो एक्सक्रीट आउट भी कर देता है, निकाल भी देता है अपनी बॉडी से।